बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पर कमेंट करना मत भूलिए। जज़ाकल्लाह। चलें शुरू करते हैं। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, मैं कह रहा हूँ इस फसूल सी फसाद को मुझसे दूर रखें, वरना मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा आपके साथ। हशाम सोफे की दूसरी जानिब खड़ा रूहान सी आवाज में बोला, जिस पर हिबा ने मुस्कुराहट दबाई थी। मिस्टर हशाम, छोटे बच्चों की तरह जिद नहीं करें, ये जरूरी है, आपको लेना ही होगा। मुस्कुराहट का गला घुटती रोबदार अंदाज में बोली। कल वो हशाम के इंजेक्शन के से खौफ के बारे में जान गई थी, जब डॉक्टर ने जख्म के जल्द सूखने के लिए उसे इंजेक्शन लगाने की तजवीज की थी। कल तो अपनी परेशानी में उसने जोर नहीं दिया था, लेकिन घर आने के बाद हशाम की वो वाली हरकत ने हिबा को मजबूर किया था अस्पताल से वो इंजेक्शन मंगवाने के लिए। सुबह हशाम के फ्रेश होने के बाद उसने उसकी पट्टी तब्दील की थी और सिंच भरते ही हशाम बिन मदारी बंदर की तरह नाच दिखाना शुरू हो गया था। वो हवास बागता से पूरा कमरा तहस नहस करता छुप रहा था और हिब्बा इंजेक्शन लिए उसके पीछे घूम रही थी। डॉक्टर, तो आप भी हिटलर की तरह जिद नहीं करें, मैंने ना कभी इंजेक्शन लगाया है और ना लगाने का इरादा है। हशाम सोफे के पीछे से कुराया। ये डॉक्टर इस तरह बदला लेगी, ये तो हशाम के वहमो गुमान में भी नहीं था। हर चीज जिंदगी में कभी ना कभी पहली बार जरूर होती है, इसलिए बंदरों की तरह उछलना बंद करें और सामने आए। हिबा ने मजबूत अंदाज में हुक्म दिया। होता होगा, लेकिन मेरा जख्म ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। हशाम ने वहीं से हुक्म अदोली की। मिस्टर हशाम, डॉक्टर मैं हूं, मैं डिसाइड करूंगी जरूरत है या नहीं। हिबा जिद होकर बोली। बदला अपनी जगह, लेकिन इंजेक्शन जरूरी था। होंगी आप डॉक्टर, लेकिन मेरा भी रिकॉर्ड है, मेरे बाप का बाप भी आज तक मुझे इंजेक्शन नहीं लगवा सका, फिर आपकी सेहत की मूली है। हशाम ने वहीं से हिबा को ललकारा। ये तो आप सामने आने की जुर्रत करें, फिर बताती हूँ किस खेत की मूली गाजर हूँ। हिबा ने दांत कचकचाए जब तहसीन बेगम अरसलान हवास बाख्ता से अंदर का मंजर देखकर दरवाजे में साकित हुए थे। डॉक्टर, आप एक डॉक्टर होकर अपने शौहर को इंजेक्शन कैसे लगा सकती हैं, ये जानते हुए भी कि उसे इंजेक्शन फोबिया है। मैं नहीं लगवा रहा, खामोशी से सिर्फ डस्टबिन की नजर करें, उम्र में बड़ी है तो क्या हुआ, दर्जा तो मेरा ही बड़ा है। मुकाबिल को अपने मौके पर डटा देख हशाम ने पैंतरा बदला और इसकी रूहानी शक्ल देख अरसलान ने बमुश्किल कहका जब्त किया था, क्योंकि वो टॉम एंड जेरी इनकी मौजूदगी से बेखबर थे। मिस्टर, मैं बीवी नहीं, एक डॉक्टर होने की हैसियत से ना सिर्फ अपने पेशेंट को इंजेक्शन लगा सकती हूँ, बल्कि ऐसे बचगाना हरकत करने पर कान के नीचे भी दो लगा सकती हूँ। आप शराफत से सामने आए। ये इंजेक्शन मैंने कोई डस्टबिन की नजर करने के लिए नहीं मंगवाया, और खबरदार जो दोबारा आपने मुझे उम्र का ताना दिया। रोब झाड़ती हुई आखिर में उंगली उठा के वार्निंग दी थी। वाह, जियो मेरी शेरनी भाभी, बस मैदान मार लिया आपने। मैं अरसलान अतहर अली एलानी आपको फातेह करार देता हूँ। अकब से लगाई गई ऊंची भांग पर दोनों ने बैक वक्त रुख मोड़ा था, जहां खड़े दोनों नफूस मुस्कुराहट जब्त कर रहे थे। तुम्हारी फातेह की करारदाद तो मैं निकालता हूँ। हशाम खतरनाक तेवर लिए तनतनाता सोफे के पीछे से निकला और हिबा को अपनी तरफ बढ़ता देख अरसलान को साइड पर हटाता वहां से भाग खड़ा हुआ। हिबा तहसीन बेगम को देख इंजेक्शन पकड़े दिल महसूस कर रह गई। भाभी, हिम्मत जनाना मदद खुदा, बस टूट पड़े। आज इस ऊंट को अपनी मर्जी के करवट बिठा कर ही दम लेना है आपको। अरसलान ने उसे शांत होता देख उकसाया। ठीक कह रहे अरसलान। हिबा, इसे इंजेक्शन लगवाओ, जख्म गहरा ना सही लेकिन जख्म है, कोई इन्फेक्शन हो गया तो लेने की देनी पड़ जाएगी। तहसीन बेगम उसकी झिझक महसूस करती मुस्कुरा कर बोली। फिर क्या था। अरसलान साहब आगे बढ़े और अपनी भाभी को जबरदस्ती घसीट कर हॉल में ले आए। हॉल में पहुंचते दाबू के सोफे के पीछे खड़े हशाम पर नजर डालकर अरसलान ने शरारती अंदाज में अपनी तकरीर का आगाज किया। हाजरीन, तवज्जो चाहूंगा। कल हीरोगिरी के चक्कर में जख्मी हुए हशाम अंसार अली आज सुबह ही सुबह अपनी इंजेक्शन फोबिया को जवाब बनाकर भी ताजा तरीन हरे भरे जख्म को इग्नोर करते हुए अपनी डॉक्टर की हिदायत, रियाजत और खिदमत को नजरअंदाज करके उनके नाजुक दिल के टोटे टोटे करते हुए रूम से फरार हुए हैं। हमें शक है कि वो यहीं कहीं दुबक कर बैठे हैं। हमारी मोजिज मेहनती डॉक्टर को अपने शिकार कहने का मकसद पेशेंट की तलाश है। उम्मीद करते हैं कि आप सब हशाम अंसारी की खैर ख्वाह हमारे साथ भरपूर ताउन करेंगे। अरसलान की लंबी चौड़ी तकरीर ने सबके लबों पर तबस्सुम बिखेर दिया। खवातीन भी किचन से निकल आई थीं। अली बरादरान के साथ दाबू, यासिर साहब, विश्वा के वालिद, अहान सब अब हशाम को देख रहे थे, जो खा जाने वाली नजरों से अरसलान को कच्चा चबाने का इरादा रखता था। वो हॉल में आया ही इसलिए था कि हिबा का रोब कम होगा, लेकिन बुरी किस्मत उसके खुद के भाई ने गद्दारी की थी, क्योंकि हिबा का संजीदा चेहरा देखकर नहीं लग रहा था कि वो खुद आई है। भाई बरखोरदार,
सुबह सुबह अच्छा शुगल है, लेकिन जरा टफ टास्क है। दाबू हशाम के खतरनाक तासरात देख दिलचस्पी से बोले। टफ तो है दाबू, लेकिन हमारी पार्टी भी कमर बस्ता है। बेफिक्र रहें, जीत का सेहरा हमारी डॉक्टर के सर ही सजेगा। अरसलान आंख दबाकर बोला, जिस पर दाबू के साथ बाकी सबने भी जिंदगी से भरपूर कहका लगाया था। तुम्हें पार्टी तो मैं दूंगा बेटा, इसलिए खबरदार कर रहा हूं। इतना ही कूदो जितना दर्द बर्दाश्त कर सकोगे बाद में। हशाम ने आंखें दिखाते हुए धमकी दी। भाई मेरी तरफ से तो खुली छूट है हिबा बेटा, जो चाहे करें, जख्म को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अंसार साहब ने खुले दिल से इजाजत दी, जिसमें बाकी सबने हाँ में हाँ मिलाई। बेहतरीन डिसीजन चाचू, साबित कर दिया आपने। फौजी फैसला लेने में कभी देर नहीं लगाते, इसलिए हम हमेशा सही फैसला लेते हैं। अरसलान झूम उठा। और जानते हैं दाबू, इन्होंने शेकी बिगाड़ते हुए कहा था कि मेरे बाप का बाप भी मुझे इंजेक्शन नहीं लगवा सकता। सॉरी, मेरे बाप का बाप भी मुझे इंजेक्शन नहीं लगवा सकता। देखें इनकी तेजगाम जुबान के जोहर। अरसला ने जलती आग में घी डालना जरूरी समझा, जिस पर दाबू ने पलटकर हशाम को घूरा, जो लब चबा रहा था। सभी मुखालिफ पार्टी में थे। अच्छा बरखोरदार, फिर हिबा बेटा हमारा हुक्म है, आप इन्हें किसी हाल में भी इंजेक्शन लगा के रहेंगी। दाबू की भी अब जोश आया था। फिर क्या था, हशाम ने नजर सब पर डालते हुए बाहर की टाइम दौड़ लगा दी। जाएं भाभी, आप क्या दाबू की हुक्म अदोली करेंगी? अरसलान संजीदा हुआ, जिस पर हिबा नाचार हशाम के ताकुब में निकली थी। भाई मैं कहता हूँ भाभी जीतेंगी, आप क्या कहते हैं? अरसलान सोफे के डंडे पर बैठकर आहान की राय जानना चाहा। आसान टास्क तो हशाम भी नहीं है, देखते हैं। आहान पुरसोच अंदाज में बोला। ठीक है, आज तो मैं काम से जा रहा हूँ, लेकिन अगर भाभी जीत गई तो अगले हफ्ते डिनर आपकी तरफ से, और अगर भाई विनर हुए तो डिनर मेरी तरफ से। अरसलान को यकीन कामिल था जीत हिबा की ही होगी, तभी ऐसी शर्त लगाए, जिस पर आहान ने सर हिलाकर रजामंदी जाहिर की थी। अगला सीन। अभी तो यही बंदर की तरह छलांगे मार रहे थे, अब कहाँ गायब हो गए? छोटा को हो तो मौसूफ को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन हरकत बच्चों से बदतर है। बस मुफ्त में चंगेज खान बने घूमते रहते हैं। हिबा खारजी दरवाजा पार करके तलाशी नजरें दौड़ाते हुए बड़बड़ाई। उफ, ये बचकानी हरकत तो गले ही पड़ गई। छोटा सा बदला लेना चाहा और पूरे घर वालों की शमूलियत ने बदले को गैरत का मामला बना दिया। अब कहाँ तलाश करूं मैं इस बंदे को? अल्लाह जाने 2 मिनट में कहाँ हवाओं में गायब हो गया है। बाहर गार्डन में आकर शाम की तलाश में चारों तरफ हरासा नजरें घुमाती सख्त खौफ का शिकार हुई थी, क्योंकि वसीओ अरीज गार्डन बिल्कुल खाली था। सिर्फ गेट के करीब वॉचमैन के साथ 2 बारूदी गार्ड सीना ताने खड़े थे, वो भी इतनी दूर से कि वो आवाज देती तब भी उन तक आवाज न पहुंच पाती। इधर देखती हूँ, शायद इधर छुप कर बैठे होंगे। कसम से 5 साल का बच्चा इन मोहतरम से ज्यादा मैच्योर होगा। वो भला देव जैसा वजूद है बंदे का, और डर सुई से लगता है। कितनी मजाहिया बात है। हिबा खुद ही बड़बड़ाती गार्डन के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ी थी, जो बिल्कुल सुनसान था। बस हरी भरी घास को सैराब कर रहे मोटर पाइप के मुंह को लगी टूटी से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। यहाँ भी नहीं, गाड़ी की आवाज भी नहीं जो फरार की तस्दीक हो। बस एक बार मिल जाए बंदा, मैंने इसका। हिबा मुठिया भीजती खुद में ही उलझी थी, जब नीम के तनावर दरख्त के पीछे से उसकी झुंझलाहट से महसूस हो रहा शाम दबे कदमों उसकी पश्त पर आ खड़ा हुआ था, और हिबा के गुस्से से मुड़ते ही उसके कशादा सीने से होते हुए जबरदस्त तसादुम पर अपना तवाज़ुन बरकरार न रखने की वजह से लड़खड़ाकर नरम घास पर जलफा अफरोज होने से पहले कमर के गिर्द मजबूत बाजू हायल करके उसके गुदाज वजूद को मुकम्मल खुद में कैद किया था। लेकिन इस अवस्था में वो पीछे गार्डन को सैराब कर रही छोटी छोटी टूटी पर पैर रख चुकी थी। अभी वो पहले ही हमले से आवाज भागता शाम से चिपकी खड़ी थी कि अचानक नीचे से बुलंद हुए पानी की फुहार से ने दोनों को भिगोने के साथ बुखला दिया था। हिबा ने तो बजाबता बुलंद चीख मारी थी, अलबत्ता शाम इस अचानक मूसलाधार बारिश की वजह समझने की कोशिश कर रहा था। 2 मिनट की कोशिश के बाद जब तक बात समझ आई, दोनों भीग चुके थे। हशाम फौरन आंखें नीचे सरता पा भीगी हिबा को अपनी बाहों में भर के साइड पर किया था। भीगी बिल्ली सुना था, भीगी शेरनी पहली बार देखने का इत्तेफाक हुआ है, और यकीन करें बड़ा हसीन इत्तेफाक है। हशाम इसे भी कबूतर की तरह आंखें बंद नीचे खुद में छुपा देख झुककर अपने कंधे पर सर रखी डॉक्टर के कान में जज्बात से चूर लहजे में सरगोशी कर गया, जिस पर हिबा ने पट से आंखें खोली थी। हवास बेदार हुए तो होश औसान वापस खता हुए थे। पानी की नन्ही नन्ही बूंदों से नम चेहरे खून दिलकाने लगा था, और भीगा वजूद तो ये सोचकर ही सर्द पड़ गया था कि वो इस हालत में हशाम के करीब नहीं, बहुत करीब है। जरा से जिस्म से मजाहिमत करनी चाहिए, लेकिन हिम्मत मफकूद थी।
और हशाम इसकी कमर के गिर्द बाजुओं का हसार इस तरह बांधे बड़ी दिलचस्पी से अपनी भीगी शेरनी का पहले बौखलाना, फिर शर्माकर खुद में सिमटना, नम गुलाबी लबों को कुछ कहने के लिए फड़फड़ाना, फिर बेबसी से लब कुचलना। वो दिलकशी से मुस्कुरा दिया। कहाँ से बड़ी लगती हैं आप मुझसे डॉक्टर? मेरी देह होकर गिरफ्त में मचल रही नन्ही सी सहमी चिड़िया लग रही हैं आप, जो मेरे वजूद में मादूम हो गई है। फिर किस बिना पर आप खुद को मुझसे बड़ी कहती हैं? मेरी सांसों की तपिश आपकी सांसें उथल-पुथल कर देती है। मेरी एक आम सी नजर आपके पलकों को लरज़ाकर आरिस पर सजदा रेज़ कर देती है। मेरी मामूली सी सरगोशी आपके चेहरे पर लहू झलकाने लगती है। मेरे हसार का ख्याल ही आपकी सारी एहसासियात मुंजमद कर देता है। अगर खुदा ना खास्ता मैंने कोई जसारत कर दी तो। हशाम उसकी हालत से हज उठाता वापस गंभीर सरगोशी करके उसके सांसों का निजाम वाकई रोकने के दर पर था। अपनी बेबसी पर हिब्बा का मन शिद्दत से किया धाड़े मार कर रोए। लेकिन हाय रे नसीब, मज़ाहिमत जिससे नहीं हो रही वो आवाज कहाँ से बरामद करेगी? प्लीज मिस्टर हशाम। हिबा ने भराई आवाज में इल्तजा की थी, जिस पर हशाम मध्यम सा मुस्कुराया। सांसों से ज्यादा करीब थी वो, उसी के सीने में चेहरा छुपाए उसी से पनाह चाह रही थी। चेहरा तो नहीं, लेकिन नम भूरे बालों पर हशाम ने गहरी नजर टिकानी चाही, जब नजर उसके हाथ पर भटक गई थी, जहां ये जिद्दी डॉक्टर अभी सिरिंज पकड़े हुए थी। ये देखकर हशाम की तमाम शौकी पल में तैश में बदल गई थी। उसने नजर उठाकर उसके सर को घूरा, मतलब कि बंदी की जान पर बन आई है, लेकिन बदले का जज्बा अब भी अरूज पर है। हशाम जो उसकी गैर होती हालत पर रहम खाकर रिहाई का परवाना देने वाला था, फौरन इरादा मुलतवी किया। डॉक्टर, अपने कदमों पर खड़े होने जितनी आप में जान नहीं है, और मेरी जान के बवाल को दबोच कर रखा है आपने। नॉट बैड। हशाम ने जरा गिरफ्त ढीली करके उसे झटका दिया, जिस पर हिबा ने सर उठा के पहले हशाम के खतरनाक तेवर फिर अपने हाथ में सिरिंज को देखा। दिमाग ने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए धमकी का मशवरा दिया। देखें मिस्टर हशाम, मुझे आजाद करें, वरना मैं इंजेक्शन लगा दूंगी। हिबा हाथ ऊपर करती रस्ती आवाज में ठोस धमकी दे गई थी। अच्छा। हशाम ने आबरू उठाए और एक तमस्करी नजर उसके हाथ पर डाली जो लरज रहा था। "म- मैं सच में लगा दूंगी। हिबा को हशाम को बजाय खौफजदा होने के लापरवाह अंदाज में देख हिबा रूहान सी हुई थी। कमरे कमर पर बंधे उसके मजबूत बाजू उसकी सारी हिम्मत हवा कर गए थे। उस पर सितम, जालिम की गहरी बोलती नजरें, जो हिबा के हवास तलब कर रहा था। अपने हवास बहाल कर लें, फिर लगा दीजिएगा। कौन सा मैं कहीं भागे जा रहा हूँ? हशाम ने गोया उसकी हालत का मजाक उड़ाया। मिस्टर हशाम, प्लीज छोड़ें। हिबा किस्मसाई। ओके, मेरी एक शर्त है, मान गई तो रिहाई पक्की, वरना मौसम बड़ा सुहाना है। हशाम ने पैंतरा बदला। क्या? हिबा ने हलक तर्क करके पूछा, क्योंकि हशाम उससे उसे किसी अच्छे की उम्मीद नहीं थी। कल से अस्पताल आपके साथ एक गार्ड जाएगा। मैंने आपके एचओडी से बात कर ली है, और जब तक मैं आपके अस्पताल के अंदर लेने ना आऊं, बाहर आग भी लग जाए तो आप अस्पताल के बाहर कदम नहीं रखेंगी। हशाम हिबा की सभी पेशानी पर लगे बैंडेज पर नजर टिकाए संजीदगी से अपनी शर्त रख गया था। बैंडेज पर नजर पड़ते ही कल शाम का मंजर जहन के पर्दे पर पूरी आबोताब से ताजा हुआ था, और हशाम को अच्छी तरह याद था। वो मंजर जब उस ट्रक ड्राइवर ने जानकर खाली सड़क की बजाय हिबा की तरफ अपनी बड़ी सी ट्रक को मोड़ा था। हिबा भले उसे आंखों से देखने को वहम करार दे रही थी, लेकिन हशाम कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि अगर मसरूफ सड़क पर वो अनजान दुश्मन जुर्रतमंदाना कदम उठा सकता है तो कुछ भी कर सकता था। इसलिए रात ही उसने हिबा के लिए गार्ड का इंतजाम किया था। बस हिबा को गार्ड साथ रखने के लिए मनाना था, और किस्मत मौका भी जल्द ही दे गई थी, और मौके का फायदा उठाने में हिशाम का कोई सानी नहीं था। बाकी अहान से भी इस हादसे को तफसील से डिस्कस करने का इरादा था आज। गार्ड? हिबा ने अचंभे से पूछा। आ मतलब आपके जहन का फतूर अभी निकला नहीं? हिबा उसके हसार की हिद्दत को इग्नोर करती पुराने टोन में आई, लेकिन दूसरे ही लम्हे हशाम ने झटका देकर पुरानी हिबा को रफा दफा किया। अब सांस रोके उसके सीने से लगी थी। फतूर ही सही, लेकिन शर्त तो यही है रिहाई की। हशाम ने थोड़ा सर झुकाकर भारी ठोस लहजे में धमकी दी। प्लीज। हिबा खुद तो नहीं, लेकिन चेहरा पीछे करके मुल्तजी अंदाज में बोली। जिस्म से चिपके कपड़े अब उलझन बढ़ा रहे थे। तो मान जाएं, क्योंकि अब तो अरसलान भी सर्च टीम के साथ हमारी तलाश में निकलने वाला होगा। हशाम ने उसे डराया, जिस पर हिबा ने झटके से पीछे की जानिब देखा, फिर बेबसी से हशाम को। अगर वो सारा इंतजाम कर चुका था तो इसके इनकार की कोई वक़्त यूं भी नहीं थी। किसी तरह वो अपनी बात मनवा ही लेता। ठीक। हिबा ने मरी मरी आवाज में रजामंदी दी। गुड।
हशाम ने भी शर्त के मुताबिक शराफत से आजादी दे दी थी। गलती से भी नजर उसके भीगे वजूद पर डालने की गलती ना करते हुए वो रुख मोड़ गया और हिबा अपना हुलिया देख शर्म से पानी पानी होकर रह गई थी। मुश्किल में दिमाग को फारिग नहीं इस्तेमाल में लाया जाता है, ये पहन लें। हशाम ने अपनी खादी हाफ स्लीव शर्ट खोलकर उसकी तरफ बढ़ाई, जिसे हिबा झिझक कर थामने के साथ कंधों पर फैला गई थी। अब आए, बैक डोर से बिना किसी की नजर में हम अपने कमरे तक पहुंच सकते हैं। हशाम के इशारे पर हिबा ने खामोशी से उसकी तकलीद की थी। लाख तंग करता था यह बंदा, लेकिन हमेशा बिन कहे उसकी हालत न जाने कैसे जान जाता था। आप इन सीढ़ियों से कतई ना वाकिफ होंगी। दरअसल वर्दी वालों का घर है ना, इमरजेंसी डोर लाजमी रखा जाता है। हशाम उसे झाड़ियों के अंदर से ऊपर की तरफ जा रही सूखे पत्तों से छुपी सीढ़ियों को आंखें फाड़े देखता देखकर बोला। फिर उसकी तकलीद में इसी तरह हैरान परेशान सी हिबा बिना किसी की नजर में आए रूम में पहुंच गई थी। हशाम वार्डरोब की तरफ बढ़कर अपना और हिबा का जो हाथ आया वो जोड़ा उठा के भी सिरिंज पकड़े हिबा के पास आया था। चेंज कर लें, फिर नीचे चलते हैं। हशाम सिरिंज पर खफा नजर डालकर बोला। अभी वो पलटने ही लगा था कि हिबा ने बेसाख्ता था उसके हल्के हल्के खून के धब्बों से रंगी नम सफेद पट्टी पर अपना हाथ रखा। मिस्टर हशाम, जख्म को पानी से दूर रखा जाता है, वरना जरासीम फैलने का खदशा होता है। रात से अब तक आप 3 बार नहला चुके हैं। हिबा पट्टी पर नजर टिकाए संजीदगी से बोली। तो हशाम ने उसकी फिक्र पर आबरू उठाए। यकीन करें, मैं बहुत हल्के हाथ से इंजेक्शन लगाती हूँ, आपको जरा महसूस नहीं होगा। हिबा ने अपना मौकफ रखा, जिस पर हशाम बेधक के उससे दूर हुआ था। नहीं डॉक्टर, मुझे नहीं। हशाम ने 2 कदम पीछे लिए। क्यों? फिर आप क्यों मुझे तवक्को रखते हैं कि डॉक्टर बिना चूं चनाब की हर बात का यकीन करे? ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन याद रखें, अगर अभी आपने मुझसे इंजेक्शन नहीं लगवाया तो मैं भी कल आपके गार्ड को चकमा देकर हॉस्पिटल से निकल के बताऊंगी, बल्कि मॉल शॉपिंग के लिए भी जाऊंगी। वैसे भी गर्मी की शॉपिंग करनी है मुझे। हिबा खालिश बीवियों की तरह कमर पर हाथ टिका के जिद्दी लहजे में बोली। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, हशाम घुराया। मैं इससे ज्यादा करूंगी, हिबा नाक चढ़ा के बोली। डॉक्टर, मुझे खौफ आता है इंजेक्शन से यार। हशाम उसकी जिद पर बेबस हुआ। थोड़ा सा एतबार कर लें, मायूस नहीं होंगे, इतना तो मुझे खुद पर यकीन है। हिबा नरम और तजी अंदाज में बोली। बदला कहीं दूर जा सोया था, अब उस मुकाबले की फिक्र हावी थी। ठीक, लेकिन रहमदिली का मुजाहिरा कीजिएगा प्लीज। हशाम उसकी आंखों में झलक रही फिक्र से हार गया था, अब बस अपने डर को हराना चाहता था। एतबार का शुक्रिया। हिबा हाथ में पकड़ा सिरिंज डस्टबिन की नजर करती साइड दराज की तरफ बढ़ी, नया सिरिंज निकालकर दवाई भरनी शुरू की और साथ हशाम का सांस सूखा। दिमाग कह रहा था कि मौका गनीमत जानकर भाग खड़ा हो, लेकिन कमबख्त दिल एतबार की डोरी थामे दिमाग की नफी कर रहा था। इसी कश्मकश में हिबा उसके करीब चली आई थी। हिबा ने सुई की बारीक नोक देख थूक निकलते हुए कदम पीछे लिया। मिस्टर हशाम। हिबा ने तंबिया करती निगाहों से उसे देखा, जिस पर हशाम बेबसी से मुस्कुराकर दिल पर लानत भेजकर कमबख्त जहां ना फंसाए। आंखें बंद करें। हिबा ने उसका दायां हाथ थामकर हुक्म दिया, जिस पर हशाम की आंखें फैली थीं। ये एतबार सौंप रहे हैं आप? हिबा ने उसे घूरा, जिस पर हशाम बेबसी से नफी में सर हिलाकर उसके कंधे पर सर रख गया। हिबा ने उसकी गर्म सांसों से झुलस रहे गर्दन को मुश्किल से इग्नोर करते हुए कोहनी मोड़कर इंजेक्शन लगाया था, जिस पर हशाम सी करके रह गया। हो गया, जाएं फ्रेश होकर चेंज कराएं ताकि मैं नई पट्टी लगा सकूं। हिबा ने अपनी सांसों का इत्तेदाल पर लाते हुए उसे पीछे किया। सच्ची? हशाम छोटे बच्चे की तरह खुशी से बोला, जिस पर हिबा के लब भी मुस्कुराए थे। सही मुहावरा है, हाथी को चूंटी ही मार दे सकती है। हिबा उसके सफेद बुनियाद से झलक रहे कसरती बाजू से नजर चुराती चोट कर गई थी। सरेंज पीछे डस्टबिन में डालती वॉशरूम में बंद हुई। हशाम अब भी बेयकीन वहीं बुत बना खड़ा था। हाथ में जादू है डॉक्टर के। हाथ की क्या बात करूं, ये डॉक्टर ही जादूगरनी है, मुझे खुद में रहने ही नहीं देती। पहली मुलाकात से हशाम अंसार अली को बदलती आई है। हशाम ने मुस्कुराते हुए उसे जादूगरनी के खिताब से नवाजा था। दूर मोहब्बत की देवी उसकी मुस्कुराहट पर खिलखिला उठी थी। 2 अलग दुनिया के मुख्तलिफ सोच रखने वाली मखलूकों ने अनजाने में एतबार की मजबूत डोर बांध ली थी। एक ऐसा मजबूत धागा जो हर रिश्ते की बुनियाद को जकड़ कर रखता है। जरा उस धागे पर आंच आने की सूरत रिश्तों की बुलंदो वाला पुर शिकवा इमारत जमीन बोस हो जाती है। लेकिन मजे की बात यह थी कि दोनों ही इस अनदेखे डोर को नजरअंदाज कर गए थे। अब अगला सीन। मिस परवाज, जल्दी से नीचे आ जाएं, हमारे उड़ान भरने का वक्त आ गया है। अरसलान ने परवाज के हौसले के बाहर जीप रोकते हुए उसे वॉइस मैसेज भेजा था। साथ फ्रंट कैमरा ऑन करके अपना एक बार फिर से जायजा लिया।
असल तवज्जो सलीके से सजे बाल पर दी जा रही थी। चेक्स वाली अपनी पसंदीदा शर्ट पर ब्राउन पैंट, चेहरे पर ब्लैक मास्क, सलीके से सजे बाल, आंखों पर सनग्लासेस, हाथ में महंगी तरीन घड़ी, जिस एहतमाम से 1.5 घंटे लगाकर मोहतरम तैयार हुए थे। लग नहीं रहा था कि गांव मिशन पर जा रहे हैं, ऐसा मालूम हो रहा था अपने बड़े भाई की बारात लेकर जा रहे हैं। टू गुड अरसलान, वो मोटी तो यूं ही तुझसे जल सड़ रही थी। निशवा की बकवास याद करके अरसलान ने खुद को दिलासा दिलाया, जब अपने फोन में मगन ब्लैक पैंट पर घुटनों से नीचे तक आती खादी कुर्ती पहने, कोहनियों तक आस्तीन फोल्ड के, दूधिया कलाई पर नाजुक पट्टे वाली लेडीज रिस्ट वॉच वाले हाथ से कान से फोन लगाए मसरूफ सी परवाज आती नजर आई थी। हस्बे तवक्का चेहरा मास्क में ढका था, सर पर ब्लैक कैप लगी थी, शानों पर दुपट्टा अच्छे से फैला हुआ था, कंधे पर बड़ा ब्लैक कंधे पर बड़ा बैग लटक रहा था, जिसमें यकीनन आम लड़कियों की तरह लिपस्टिक और दीगर मेकअप के सामान तो हरगिज नहीं थे, क्योंकि उसकी शेरनी कोई आम लड़की नहीं थी। ये जीप, अपनी ही धुन में जीप के करीब पहुंची परवाज जीप देखकर ठटक के रुकी थी। दिल की धड़कन पल में मुंतशिर हो गई थी। वो बंदा लाख गैर संजीदा सही, लेकिन अपने बारे में परवाज को संजीदगी से सोचने पर मजबूर कर चुका था। 2 हफ्तों से तो जैसे परवाज के ख्यालों पर बसेरा ही उसका था, सांसों में सरगम की तरह रहने लगा था। उसका ख्याल ही दिल की दुनिया धर्म भरम कर जाता था। अब उसकी जीप और ड्राइविंग सीट पर बैठे बंदे को देख परवाज का दिल धक से रह गया। कमिश्नर साहब ने दी है। मैंने तो कहा था कि हम अपनी कार से चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि गांव का कच्चा रास्ता है, कार से मसला होगा, इसलिए ये ले जाऊं। आपको कोई एतराज है तो मैं बात करवा सकता हूं उनसे। परवाज के ठिठकने से गार्डन गार्डन हुए दिल को संभालता अरसलान बात बना गया। ये एहसास ही सेरों खून बढ़ा गया था कि वो इसकी गाड़ी तक को एक नजर में पहचान गई थी, जिसका एक ही मतलब निकलता था। अगर वो इन गुजरे गुजरे महीनों में इसके जहनो दिल से चिपक गई थी, तो अरसलान भी पूरे हक से उसके ख्यालों पर काबिज था। जरूरत नहीं है, लेकिन कमिश्नर सर को भी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? परवाज दिमाग में सर उठाए सवाल पर मलामत करते संभल कर बोली, जिस पर अरसलान ने कंधे अचकाकर लाजमी का इजहार किया। परवाज मरे मरे कदम उठाती जीप की दूसरी जानिब आई। आज 3 महीने बाद वो वापस उसी जगह बैठी थी। फिर दिल की हालत तो बदलना ही थी, लेकिन पहलू में बैठा शख्स वो नहीं था। ये कहकर दिल को टपट कर खामोश करा गई। अरसलान ने जीप स्टार्ट करके भगाना शुरू किया था। जल्द ही वो शहर की हदूद से निकल गए थे। परवाज गुमसुम खुद में उलझी हुई थी। सफर वही था, सवारी भी वही थी, जगह और दिल की हालत भी मुख्तलिफ नहीं थी, बस हम सफर बदल गया था। लेकिन इसमें यकसानियत थी, वो भी अजनबी था, ये अजनबी था। हमारी रिहाइश का इंतजाम हो गया ना? उसे गुमसुम देख अरसलान ने गला खनकारा, जिस पर वो नींद से जागी थी। जी, सारा खेल गोडाउन में खेला जाना है, तो मैंने रिहाइश का इंतजाम भी गोडाउन के आसपास ही करवाया है। परवाज ने संजीदगी से मुतला किया, नजर सामने लंबी तारकोल की सड़क पर थी। हम्म, वैसे इतनी सारी सही इंफॉर्मेशन आपको देता कौन है? अरसलान ने कई बार का सवाल दोहराया। हमारे काम का असूल है, हम अपनी खबरी की खबर अपने दूसरे हाथ तक को नहीं होने देते। परवाज अब रुख मोड़कर मजबूत अंदाज में इनकार कर गई। आप लोग तो हर किसी पर एतबार भी नहीं करते, फिर मुझ पर यह करम नवाजी क्यों? अरसलान को उसका खुला इनकार जरा चुभा था। मतलब बंदा अब इतना भी प्रोफेशन का पुजारी ना हो कि पार्टनर से राज रखे। एतबार नहीं कह सकते, क्योंकि मैं अपने साय पर भी एतबार नहीं करती। हाँ, साथ दे रही हूँ क्योंकि अव्वल तो आप मेरे बारे में इतना जानते हैं जितना मेरे बॉस भी नहीं जानते। दूसरा, आप कमिश्नर साहब को पर्सनली जानते हैं। तीसरा, आपने चौधरी के चारों तरफ आग भड़काकर उसे बौखलाया है। मतलब आप मेरी इंफॉर्मेशन का सही इस्तेमाल जानते हैं और मेरे मिशन के लिए करामत हैं, क्योंकि चौधरी की बर्बादी ही परवाज की जिंदगी का मकसद है। परवाज के लहजे में जनून बोल रहा था, जिसने अरसलान को रुख मोड़कर उसे देखने पर मजबूर किया। इतनी नफरत की वजह जान सकता हूँ? अरसलान तजस्सुस से बोला। उसने मेरा साथ ही छीना है, मैं उसकी सांसें छीन लूंगी। उसने हमारे गांव के कुदरती माहौल में जहर घोला है, मैं उसकी नस नस में जहर उतार दूंगी। परवाज जनूनियत से बोली, लेकिन अरसलान की सुई साथी पर साकित हुई थी। चले, चौधरी की बर्बादी तय है। मतलब क्योंकि सुना है, औरत अगर बर्बाद करने पर आए तो दुनिया की हर ताकत घुटने टेक देती है। अरसलान अपना सवाल दबा के हशाश पे शाशा बोला, साथ प्लेयर ऑन कर दिया। ये क्या है? अचानक बुलंद हुए तेज म्यूजिक की आवाज पर परवाज के माथे पर बल पड़े। मौसीकी, म्यूजिक। आपको नहीं मालूम भाई? मौसीकी को रूह की गजा कहते हैं। आपको नहीं मालूम? अरसलान ने मसनूई हैरानगी से कहा।
मुझे नहीं मालूम और ना ही मालूमात इकट्ठा करने का शौक है। तो क्या आप बंद करेंगे ये रक्स मौसीकी की महफिल? परवाज़ लफ्ज़ चबाकर कोफ्त से बोली। अव्वल तो वो म्यूजिक नहीं सुनती थी, कभी दिल करता था तो सॉफ्ट म्यूजिक सुनती थी। अब ये तेज इंग्लिश सॉन्ग समाज पर हथौड़े की तरह बरस रहे थे। नहीं भाई, सफर बड़ा बोरिंग गुजर रहा है। ऊपर से हम ये जंगल से गुजर रहे हैं, कहीं से कोई शेर चीता निकल आया तो? अरसलान ने डरने की एक्टिंग करते हुए बोला। शाम के साए फैलने लगे थे और अब सड़क के दोनों जानिब जंगल होने की वजह से बस दिन भर की खुराक के लिए ख्वारी के बाद अपने अपने घोंसलों को लौट रहे चिड़ियों की चहचहाट की आवाज बुलंद थी फिजा में। उसके मन घड़त लॉजिक पर परवाज़ सर सांस खींच कर रह गई। कुछ देर तो धम धड़ाम बर्दाश्त करती रही, लेकिन कब तक? जब्त ने जवाब दिया, जुबान खामोश रहने से इनकार कर गई। देखे मोहतरम, अगर आपकी रूह को इतना ही सो कॉल्ड गजा की जरूरत है तो खुदा का वास्ता कोई मीनिंगफुल लिरिक्स लगा लें जो चीख चिल्लाकर दिमाग का दही करने के बजाय कम से कम लफ्जों के शहर में जकड़े। परवाज ने थके अंदाज में मशवरा दिया। चलें फिर लफ्जों के शहर में जकड़ते हैं। अच्छा। अरसलान गाड़ी स्लो करके अपने फोन पर कोई सॉन्ग सर्च कर गया, फिर प्लेयर से लगा के ओके कर दिया। जीप की खामोशी में जैसे गाने के बोल गूंजे। परवाज ने अचंभे से रुख मोड़कर उस बंदे को देखा। अजीब साइकी थी इस बंदे की, लेकिन बोली कुछ नहीं। अरसलान भी उसकी नजरें खुद पर महसूस करके इग्नोर पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा होकर साथ सिंगर के साथ लफ्ज दोहराते हुए परवाज का मजीद खून जला गया। कुछ देर तो वो कुटती रही, लेकिन जब सर झटक कर ध्यान हटाना चाहा तो समाज के सारे धागे मुकाबिल की भारी आवाज दिलकश आवाज से लिपटे थे। दिल 100 की स्पीड से धड़का तो वो सांस रोक कर रह गई। जब धड़ धड़ की आवाज पर आंखें खोलकर हैरानी से आसपास देखा तो क्या इसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, लेकिन जल्द इदराक हुआ आवाज दिल की नहीं, जीप के दिमाग की, मतलब इंजन की है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। अरसलान बड़े मगन अंदाज में गाने के बोल नहीं बल्कि अपने एहसास बयान कर रहा था। भारी आवाज ने दिल की दुनिया पर तलातुम बर्पा किया तो वो खुद पर लानत भेजकर प्लेयर बंद कर गई थी। गलत मिस्टर स्ट्रेंजर, ये धक धक की आवाज नहीं, धड़कन की नहीं, बल्कि इंजन की सुनाई दे रही है। इसलिए मेहरबानी फरमाकर अरिजीत सिंह को मजीद बदनाम करने के बजाय आप इंजन की मुरम्मत करें, वरना आज की रात जंगल में जानवरों के साथ सुरताल मिलाते हुए गुजारनी पड़ेगी। परवाज रुख मोड़कर जल्दी से बोली। दिल ने दुहाई दी। इतने खूबसूरत आवाज को बुरा भला कहने पर क्या, लेकिन परवाज कान लपेट गई थी। वाकई? अरसलान ने कान खड़े करके सुनने के बाद जीप रोक गया था। पीछे से पानी की बोतल निकालकर सामने इंजन की तरफ बढ़ा। परवाज सीट से टेक लगाकर आंखें मूंद कर आज का सारा लाया अमल तरतीब देने लगी। बुराई से दुनिया में हर इंसान को नफरत होती है, लेकिन परवाज को चौधरी के वजूद से नफरत थी। यकीनन इसकी बहुत बड़ी वजह थी, और वो क्या थी ये तो वो चौधरी को उसके अंजाम पर पहुंचाकर सिर्फ चौधरी के समात में डालना चाहती थी। अरसलान इंजन पर झुका खटपट कर रहा था और इसका जहन आसपास सुरमई की चादर में छुप रहे जंगल की हरियाली को देखते हुए बहुत पीछे निकल गया। ऐसी ही एक शाम यही जंगल और इसी सड़क के एक हिस्से पर तो अम्मा शरीफ साहब जी और इसका तसादुल हुआ था। फिर मसीहा बनकर हातिम ताई की कब्र पर लात मारते हुए वो मुंतहा नूर परवाज के लिए मिस्टर हातिम ताई वर्जन 2 बन गया था। उसका हॉस्टल के बाहर छोड़ना और पैसे देना, वो वक्त वो लम्हा परवाज जैसे प्रैक्टिकल बंदी के जहन से उस दिन के बाद से एक पल के लिए महव नहीं हुआ था। उस पर भी अम्मा भी वक्तन फवक्तन उसके जहन में बात डालती रहती थी, लेकिन वो अरसलान का डेल डोल बड़ी फैमिली शाही ठाट बाट देख चुकी थी। बस दिल उदास हो गया था। अब अगला सीन। सुरमई शाम ने मुकम्मल काली चादर ओढ़कर हर शय को अपनी लपेट में ले लिया था। आज आसमान का सीना भी चांद से खाली था। कहीं कहीं तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन चांद के बगैर सब अधूरा था। ऐसा उसके बगैर वो खुद को अधूरा नामुकम्मल महसूस कर रही थी। झूले पर तन्हा बैठी वो गहरी सोच में डूबी हुई थी। पाँव मुसलसल झूल रहे थे। आवारा लटें बड़ी दीदा दलेरी से उसके सुर्ख रुखसार को छूने की गुस्ताखी बार बार कर रहे थे, लेकिन बेनियाज बनी बैठी थी। उनकी शादी को अब महीना होने को आया था। अहान अब उसकी पहले से ज्यादा फिक्र करने लगा था। बिन कहे पहले भी उसकी बात समझ आता था। आज भी दीबा अहान को जुबान को जहमत देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अपने इतने मसरूफ शबो रोज के बावजूद वो दीबा को खुद अस्पताल ले जाता और लाता था। वापसी पर आइसक्रीम और पिज्जा जैसी ट्रीट भी मिल जाती कभी। लेकिन अब वो बहुत मसरूफ हो गया था। 1.5 महीने से ऊपर हो गया था वो दोनों एक साथ झूले पर नहीं बैठे थे। वो दीबा की असल उदासी की वजह थी। अहान किसी केस को लेकर बहुत मसरूफ रहने लगा था। जानती थी घर लेट आता है, रात भी देर तक फाइल में सर दिए रहता, लेकिन वो क्या करती, उसे अपना दोस्त चाहिए था।
दीवा के इतने दिनों के गौर करने पर भी आहान किसी में दिलचस्पी लेता नजर नहीं आया था, सिपाही धूल मट्टी जमी उन खाकी फाइल्स के, जिससे अब उसे चिढ़ मचने लगी थी। लेकिन दिन में लगी फांस और दिमाग का फतूर उसे बार बार अपने और आहान के मुबैन कायम हुए नए खूबसूरत रिश्ते को तस्लीम करने से बाज रखे हुए था। वो अपनी ही सोचों में गलता आहान से खफा झूला जोर जोर से जला रही थी, जब दोनों हाथों में कॉफी मग थामे दबे कदमों ट्राउजर सेट में मलबूस आहान चला आया था। उसे झूले पर उदास बैठा देख आहान की धड़कन मदम हुई। उसे एहसास था अपनी प्यारी दोस्त को वक्त और तवज्जो ना देने का, लेकिन कमिश्नर अकबर ने ऐसी उलझी गुत्थी सुलझाने के लिए दी थी कि एक सिरा पकड़ में आता तो कई पहेलियां और निकल आती। शाका वाकई कोई पहुंचा हुआ मुजरिम था, जिसने खुद पर सैकड़ों की तादाद में केस होने के बाद भी मुल्क की हदूद बिना किसी रुकावट के पार कर गया था। आहान सर झटकता बिल्कुल झूले के पास आकर गला खनकारते हुए शुरू हुआ। कोई अपने दोस्त से बहुत नाराज है, होना चाहिए। अब दोस्त ऐसे थोड़ी होते हैं जो अपने दोस्त को घर पर अकेले बोर होने के लिए छोड़कर चोर डाकू के पीछे दौड़ लगाता घूमे। भाई ख्याल एहसास में किसी चिड़िया का नाम है कि नहीं? और नहीं कुछ बंदा मुरव्वत ही निभा लेता है। लेकिन नहीं, एसपी अहान उल्लू का पट मेरे चाचू को गाली नहीं दें। दीवा नाक चढ़ाती टोक कर खफा चेहरा फूले गालों के साथ रुख मोड़ गई। अहान ने दांतों तले लब दबाया, मतलब मैडम सीरियस वाला नाराज थी। अल्लाह मदद, एक अदद तो दोस्त है मेरी। अहान ने सर उठा के कह भी मदद चाहिए। क्या माफी की उम्मीद कर सकता है नाचीज बंदा? अहान मस्कीन शक्ल बनाकर उसके सामने आया। दिबा एक खफा नजर उस पर डालकर हूं करती वापस रुख बदल गई। केस में बहुत मसरूफ था ये मुजरिम बंदा, लेकिन इसे अपने जुर्म की संगीनी का एहसास है, माफी का तालिब भी है। क्या एक मौका नहीं मिल सकता? एक मौका तो कानून भी देता है। अहान हसरत से कहता वापस उसके मुकाबिल चला आया। वो वापस नाराजगी से नाक चढ़ाती रुख बदल गई। मतलब साफ था, इतने संगीन जुर्म की माफी इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। दीवा मुंह फुलाए नाराजगी के इजहार में मगन थी। जब अहान ने उसे कंधों से थामकर अपनी तरफ घुमाया, वो कफकी से पलटने ही लगी थी, लेकिन भारी आवाज ने सिवाय समाज के तमाम हसासियात मुंजमद कर दी। मेरे दोस्त, मेरे अजीज मन, मेरे धड़कनों की सदा को सुन, जो है कागज पर बिखर रही, जो है लफ्ज बनकर निखर रही, मेरी आरजू मेरी जुस्तजू, कि वर्क नहीं है तू रूबरू, कि मैं तुझसे करता हूँ गुफ्तगू, ए अजीज काबिल मोहतरम, मेरी हर दुआ तेरे नाम है, यही धड़कनों का पयाम है, तुझे हर कदम पर खुशी मिले, यही दोस्ती का सलाम है। आप तो मान जाएं, जानती हैं ना आपकी नाराजगी एसपी अहान के लिए सुहाने रूह है। गर्दन को कम देकर पहली आंखों में इश्तियाक लिए खुद को देख कम घूर ज्यादा रही दीवा की आंखों में झांकते हुए इल्तिजाया लहजे में बोला। ये लड़की हमेशा से अहान अली के लिए सबसे ऊपर थी, खुद से भी। फिर इसके आगे झुकना बड़ा क्यों बुरा लगता? अहान के खूबसूरत दिल फरेब अंदाज पर दीवा की एक बीट मिस हुई थी। घबरा कर उसे देखा, जो अब भी माफी का मुंतजिर था। इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि हमारे दरमियान कोई नया ताल्लुक बने। आप बदल जाएंगे। अब आपके पास दीवा के लिए वक्त नहीं है। बहुत बुरे हैं आप। हान की आंखों में न जाने ऐसा क्या था कि उससे नजर चुराती दीवा अपने जज्बात से आंख बचाती रो दी। उसकी भराई आवाज, मोटे मोटे आंसू देख तो एसपी अहान के औसान खता हुए थे। दीवा, दीवा क्या हो गया यार, क्यों फजूल सोच रही हैं? कुछ नहीं बदला। आपका हान कभी बदल ही नहीं सकता। देखे मुझे। आई एम सॉरी आप हर्ट हुई। यहाँ बैठे। अहान ने परेशान होते हुए उसे पीछे झूले पर बिठाकर अपनी उंगलियों की पूरों से उन मोतियों को बेमोल होने से बचाया। रोना बंद करें, नाराज हैं तो कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ। मतलब बड़ी वाली नाराजगी है ना? कहें तो उठक बैठक कर लूं? उसे सू सू करता देख आहान बेचारगी से बोला। उसकी शक्ल देख दीवा नम आंखों से खिलखिला उठी थी। शहर का मोजिस ओहदेदार, अली विला का लायक फाइक बेटा कान पकड़ के उठक बैठक करेगा। हा 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 हा। दिबा के इस तरह खिलखिलाने पर आहान की धड़कन थमी थी। वो भारी सांसों का बोझ उठाता बेखुदी में उस पर झुक आया था। नरमी से दीवा के आवारा लटों को कान के पीछे रखते हुए दीवा के छक्के छुड़ा चुका था। हर अरूज का एक जवाल होता है। शायद एसबी अहान अतहर अली का सवाल उसकी दोस्त दीवा अहान अली है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। अहान ने बिल्कुल कान के पास झुककर सरगोशी की थी। उसके भारी मखमूर लहजे पर दीवा कान के लो तक सुर्ख हुई थी। अलबत्ता जिस्म लरजने लगा था। पलकें आरिस पर सजदा रेज हुई थी। हान,
दीपा की कपकपाती आवाज ने आहान को उन फसलों के लम्हों के असर से निकालकर हकीकत में पटका था। तलस्म टूटा। आहान लब भेजकर थोड़ा पीछे हुआ। उसके सुर्ख चेहरा अर्क-आलूद पेशानी देखकर अपनी बेखुदी बुरी लगी थी। वैसे दीवा, आपके ख्याल में जीत हशाम की हुई होगी या हिबा की? आहान बात बदलकर उसके पहलू में बैठ गया था। उसके नॉर्मल अंदाज पर दीवा की भी सांस बहाल हुई थी। जल्दी से पसीना साफ करते खुद को कंपोज किया, लेकिन आहान को देखने की हिम्मत मफकूद थी। आपके ख्याल में जीत किसकी हुई होगी? दीवा ने उल्टा सवाल किया, क्योंकि चंद लम्हों के खेल ने दिमाग सुन कर दिया था। दोनों ही शेर सवा शेर की मिसाल है। तो किसी एक का आजादाना तौर पर विनर होना मुश्किल है। बाकी वो दोनों बेहतर जानते हैं। आहान उसकी जानिब कॉफी मगुड़ाता पुरसोच अंदाज में बोला। बात तो दुरुस्त है। वैसे भाभी के आने से भाई बहल गए हैं, सुबान और उनके साथ, वरना एहतशाम भाई की यादें बहुत मसला पैदा करती हैं हम सबके लिए। दीवा कॉफी कप लबों से लगाते हुए बोली, जिससे आहान ने सहमति जाहिर की थी। फिर दोनों न जाने कितनी देर वहां बैठे बातें करते रहे। दीवा बोल रही थी और इसका हान लोहे का कान बना बिना बेजार हुए मुस्कुरा के पूरी तवज्जो से सुन रहा था उसकी रोजमर्रा की बातें। मोहब्बत के हजारों रंग, लाखों रूप और करोड़ों चेहरे होते हैं। उनमें से एक खूबसूरत चेहरा दोस्ती है, जो बहुत कम खुशबख्त लोगों को नसीब होता है। दीवा और हान इन खुशनसीब लोगों में शुमार होते थे। दोनों को एहसास था, फिक्र थी। एक दूसरे के बगैर वक्त पहाड़ की तरह गुजरता था। एक दूसरे की जरा सी खराश देख रूह कांप उठती थी, लेकिन इतने मासूम थे कि इस सब का मतलब नहीं समझ रहे थे। अब अगला सीन। आप दोनों शादीशुदा हैं? दहलीज पर कदम रखते ही पहला सवाल यही हुआ था, जिस पर दोनों ने अजीब नजरों से एक दूसरे को देखा, और दरवाजे में सादा उधेड़ उम्र खातून ने मशकूक नजरों से उन्हें। जी, कहें तो काजी साहब को जहमत देकर तस्दीक की मोहर लगवा लें। अरसलान पूरा एतमादी से बोला। अरसलान के उस निराले जवाब देने के अंदाज पर वो नाशनासा औरत तो क्या, खुद परवाज़ भी भंचका के रह गई थी। अजीब संकी बंदा था, ना मौका देखता था ना महल, बस अपनी हाँकनी होती थी। वो शाम ढले गांव पहुंचने के बजाय जीप की खराबी की वजह से ईशा के करीब उस कच्चे मकान पर पहुंचे थे, जहां आधी रात तक उन्हें पनाह लेनी थी। और दहलीज पर कदम रखते उस छोटे से मकान के मालकिन की तरफ से हुए गैर मुतवक्के सवाल ने अरसलान जैसे उल्टे दिमाग के आदमी का दिमाग कुछ और घुमा दिया। फिर जवाब तो ऐसा ही आना था। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वो दरअसल शरीफे ने कुछ बताया नहीं था आप लोगों के बारे में। बस कहा कि उसके दो मेहमान एक रात के लिए हमारे घर कयाम करेंगे। मैंने भी बिला तरद्दुद हामी भर ली। अब मुझे थोड़ी मालूम था कि उसके मेहमान शहरी लड़का लड़की होंगे। भाई हमारे गांव के भी कुछ असूल हैं। हम इस तरह हर एक को अपने घर में पनाह नहीं देते। क्या मालूम घर से भाग कर आए हो यूं। यूं भी सुना है शहरी लड़के लड़की अक्सर घर से भागने के बाद छोटे गांव का रुख करते हैं। तौबा तौबा, वालिदैन की इज्जत रोने वाले को मैं अपने घर का पानी ना दूं, पना तो बहुत दूर की बात है। दांतों में पल्लू दबाए खातून का तकरीर चला, तो फिर बिना ब्रेक के चलता चला गया। साथ ही साथ नाकताना नजरों से वो जीन पैंट में मलबूस लंबे चौड़े और सलाम जीन्स कुर्ती में मलबूस नाजुक सी परवाज का जायजा भी ले रही थी। असल शक उसे दोनों के चेहरा छुपाने से हो रहा था। मुकाबिल के इतने लंबे चौड़े, खासकर बेतुके तकरीर पर परवाज का बस नहीं चल रहा था। उल्टे कदमों यहाँ से निकल जाए। अलबत्ता अरसलान बड़ी दिलचस्पी से दांतों में लब दबाए सुन रहा था, जैसे वो कोई अकवालो अहदीस पर रोशनी डाल रही हो। देखें साहब जी, अगर कुछ ऐसा है तो अभी बता दें। हम छोटे लोग मेहमान से नहीं बदनामी से डरते हैं। दोनों को खामोश होता देख औरत जरा नरम पड़ी, जिस पर परवाज ने मुंह खोलना चाहा, लेकिन अरसलान उससे पहले शुरू हुआ। अरे नहीं, आपका घर है, आपके असूल हैं, आपको हक है हमारी तफ्तीश कराने का। लेकिन आप जैसा समझ रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल हमने जीप से सफर किया और हमें धूल मट्टी से एलर्जी है, इसलिए हमने काला कपड़ा बांधा हुआ है अपने चेहरे पर। अरसलान ने शीरी लबो लहजे में बात बनाई। अच्छा, मतलब आप दोनों वाकई शादीशुदा हैं, कोई झोल नहीं है ना? वो औरत कुछ मुतमिन हुई थी, लेकिन सवाल अब भी वही था, जिस पर परवाज दांत पीस कर खड़ी खोटी सुनाने का इरादा बांध ही रही थी कि अरसलान की गुलफशानी ने उसके लब मुकफ्फल कर दिए। अब वो बड़ी बड़ी सी आंखों को पूरे हुजम से फैलाए उसे देख रही थी। जी जी, बिल्कुल हम दोनों शादीशुदा हैं, बल्कि हमारे तो तीन प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। 5 साल के बेटी जुड़वा है, और ये 1 साल के नन्हे शहजादे भी घर की रौनक हैं। देखें। अरसलान ने मुबालगा राय की हद करने के बाद
सबूत के तौर पर सुबान और अपनी फोटो जो वॉलपेपर पर थी उस औरत के सामने की। परवाज तो इतने शफाफ झूठ पर गश खाने को थी। अगर होश में होती तो अरसलान का राज अभी अफशां हो जाता। और अभी तक किसी थानेदारनी की तरह मशकूक नजरों से सवालों जवाब की महफिल लगाए बैठी खातून अब गोल मटोल से बच्चे की शान में कसीदे पढ़ रही थी। अब ये बच्चे हमने गूगल क्रोम से तो डाउनलोड नहीं किए हैं। जाहिर सी बात है शादीशुदा हैं। हम तो ये सोच सोच कर परेशान है कि उन तीनों की हमारे बगैर रात कैसे गुजरेगी। दरअसल कभी अपने बच्चों से दूर नहीं रहे हैं ना, इसलिए। अगर बदकिस्मती से शहर के हालात यूं अचानक खराब ना होते तो हम हरगिज कहीं रात का याम न करते। अरसलान की एक्टिंग अरूज पर थी। मस्कीन शक्ल बनाते हुए उसने मुकाबिल खड़ी औरत को पूरी तरह न सिर्फ शीशे में उतारा था बल्कि शर्मिंदा भी किया था। माजरत साहब जी, शरीफे ने बात ही ऐसी उलझी हुई की थी कि मुझे शक गुजरा उस पर। आप लोगों का हुलिया में सवाल कर बैठी, इसके लिए बहुत माजरत। वैसे आप दोनों लगते नहीं तीन बच्चों के वालिदैन। औरत पल्लू से आधा चेहरा ढके खीखी करते हुए बोली, जिस पर अरसलान ने परवाज का जब्त से लाल अंगारा होता चेहरा देख मुश्किल से मुस्कुराहट दबाई थी। जी बस कम उम्र में शादी हो गई थी। अरसलान ने कंधे अचकाए, जिस पर वो खातून सर हिलाते उनके रास्ते से हट गई। छोटा सा 2-3 कमरों पर मुश्तमिल मकान था। मट्टी के दीवार, छोटा सा आंगन जिसमें जगह जगह चांदनी में जगमगाते पौधे थे। परवाज जल्दी कुर्ती मुंह हाथ धोकर 12-13 साली महमूद नामी बच्ची के हमराही में छोटे से कमरे में चली आई, जहां सामान के नाम पर एक चारपाई थी जिस पर साफ सुथरी चादर बिछी हुई थी। 2 लकड़ी की पुरानी कुर्सियां थी, एक मेज था जिस पर स्टील का जग और 2 स्टील के गिलास रखे हुए थे। चारपाई के ठीक ऊपर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा पंखा झूल रहा था। बाएं जानिब मट्टी के बोसीदा दीवार में एक छोटी सी खिड़की थी। वो अपना दिमाग पुरसकून करने की गर्ज से खिड़की के करीब चली आई। चांदनी में नहाया दूर दूर तक लहलहाते सरसों के खेत आंखों को बड़े भरे मालूम हो रहे थे। वहां से होकर उसकी नजरें चौधरी के गोडाउन पर गई थी जो आज रोशनियों में नहाया हुआ था। क्या हुआ, कुछ नजर आया? अचानक कब से बुलंद होती अरसलान की आवाज पर उसने फौरन अपना मास्क ऊपर किया था। उस औरत के सामने जो आपने फजूलगोई की इंतहा की है उस पर रोशनी डालना पसंद करेंगे पहले? परवाज रुख मोड़े ही काटदार अंदाज में बोली। हमें आधी रात तक यहाँ पनाह चाहिए थी, फिर मकान मालिक का मुतमिन होना जरूरी था। और वैसे भी सुना है गांव वाले बड़े सनकी किस्म के मखलूक होते हैं। कहीं शक के बिना पर आधी रात को किसी सरपंच वगैरह को उठा लाते तो लेने की देनी पड़ जाती। अरसलान आंखों में शरारत लिए डरने की एक्टिंग करते हुए बोला। शादीशुदा लफ्ज पर परवाज का चढ़ता पारा देखकर उसने मजीद गुलफशानी की थी। इतना ही गांव वालों से मसला है तो एक गांव वाले के साथ यहाँ तशरीफ किस सिलसिले में लाए हैं? परवाज को इसका गांव वालों को संगी कहना सख्त बुरा लगा था। मजबूरी थी, अरसलान जानकर फिरदा आवाज में बोला। अब ऐसी भी कोई मजबूरी नहीं थी। परवाज हूं मैं, इंटर्नशिप के टाइम से ऐसे ऑपरेशंस करती आ रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी शहरी बाबू की जरूरत महसूस नहीं हुई। क्योंकि मेरा मानना है सफाई से काम के लिए मुदाखलत का ना होना बहुत जरूरी है और 2 लोग एक साथ काम करें तो बिना एक दूसरे के काम में नाक घुसाए सुकून नहीं आता। परवाज तनफ्फुर से नतने फुलाते तंजिया बोली, इससे पहले कि अरसलान जवाबी कार्रवाई करता। दरवाजा नॉक करके वही महमूद नामी लड़का छोटी सी स्टील की ट्रे उठाए दाखिल हुआ था। अरसलान की जानिब मुस्कुराहट पास करते हुए उसने ट्रे लकड़ी के मेज पर रखकर दरवाजा भेड़ते हुए चला गया। खाना आ गया है, आप जब तक खा ले मैं घर और कमिश्नर सर को कॉल करके आता हूँ। अरसलान के कहने के साथ बाहर ही चला गया, क्योंकि इसकी मौजूदगी में तो वो मरकर भी परवाज ने मास्क नहीं हटाना था। वाह, सरसों की साग और दाल, मजा आ गया। अम्मा तो बड़े मजे की बनाती थी। इसकी भी खुशबू अच्छी ही है। ट्रे से ढक्कन हटाते ही प्रवास की भूख चमक उठी थी। अब अगला सीन। चौधरी सुलेमान के कदम आज जमीन पर नहीं टिक रहे थे। जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह आज उसके करीब को अपने आमद का शर्फ बख्शने वाला था। इतने आदमियों की मौजूदगी के बावजूद उसने खुद बार बार हर चीज का तफसीली मुआयना किया था। चौधरी के खास आदमी अनवर को तो आज एक पल को सुकून मैसर नहीं हुआ था। वो खुद भी बिना थके दिलजमी से काम कर रहा था। आखिर बरसों की मुराद जो बढ़ाई थी, सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम था। वैसे भी किसी गांव वाले में इतनी हिम्मत नहीं थी कि चौधरी के गोडाउन की तरफ नजर उठा ले। और पुलिस चौकी तो यूं भी चौधरी के नमक हलालों की थी। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और शेर खोकर उर्फ शाका ने चौधरी के गोडाउन में अपने कदम रंजा फरमाए थे। आपका बहुत बहुत एहसान खोकर साहब, जो आपने इस गरीब के गरीब खाने को शर्फ बख्शा। चौधरी का बस नहीं चल रहा था वो शाका के कदमों में बिछ जाए। उसकी बात पर शाका ने हस्बे आदत जोरदार कहका लगाया था। क्या करूं चौधरी साहब, जहां आप जैसे मदा हैं शाका के वहीं कुछ पुराने दुश्मनों ने भी जाल बिछाया हुआ है शहर की हवाओं में।
ऐसे में तो शाखा के लिए गांव का कुदरती माहौल ही ठीक है, बल्कि महफूज है, कहना ज्यादा बेहतर होगा। हा 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 हा। शाखा ने तस्वीर में कमिश्नर अकबर का चेहरा लाते हुए बेहंगम कहका लगाया था। जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपको यहाँ कोई खतरा नहीं है। हमारे अनवर के सिक्योरिटी पर तो शक ही नहीं कर सकते। चौधरी ने बाहर से इंतजामात देखकर आ रहे अनवर की तरफ इशारा किया, जो ब्लैक कुर्ते पर ब्लू पैंट पहने अंदर दाखिल हुआ था। अनवर के नाम पर चौधरी की आंखों में तमस्कर उभरा था। इसने रुख मोड़ के पीछे की जानिब देखा, जहां लंबा चौड़ा चट्टानों से सख्त तासुराती अनवर इधर ही आ रहा था। तो ये है अनवर। भाई नाम अनवर है, तुम्हारी आमद से महफिल मुनव्वर हो गई है। शाका अपनी जगह से उठकर अंदर के गिर्द चक्कर लगाने लगा। लबों पर पूरी स्टार मुस्कुराहट थी, तो मेंढक जैसी बाहर उबल कर आई पीली आंखें तमस्करे और मक्कारी चमक रही थी। शाका को अपने इर्द गिर्द मंडलाते देख अनवर ने मुठ्ठियां भींचकर अपना जब्त आजमाया था। इसी अवस्था में उसकी गर्दन की रगें उभर गई थीं, आंखें लहू झलकाने लगी थीं, चेहरा खतरनाक हद तक सुर्ख हो गया था। वाह चौधरी, मानना पड़ेगा तुम्हारे हुनर को। पत्थर को तराश कर कुंदन बना दिया। शाका अनवर के कंधे पर हाथ मार के बोला, जिस पर चौधरी और शाका ने मिलकर बेहंगम कहका लगाया था। अनवर ने आंखें मीचकर खोलते हुए उस मक्कार इंसान को देखा जिसने उसकी जिंदगी तबाह की थी। खादी शलवार कमीज में मलबूस, चौड़ा कैंडे जैसा फैला हुआ जिस्म, पतीले जैसी मकरू चेहरा, चेहरे पर जगह जगह चीचक के दाग और दाएं गाल पर बड़ा सा कट का गहरा निशान, जो चाकू का कट तो बिल्कुल मालूम नहीं हो रहा था, जिस पर हंसते हुए वो बार बार हाथ फेर रहा था। जानते हो बरखोरदार, लोग शाका को देखने के लिए तरसते हैं और शाका तुम्हें देखने के लिए तरसा है। शाका ने आगे बढ़कर अनवर को अपने अंदर खींचा था। अनवर ने नफरत से इसकी सख्त गिरफ्त में अपना वजूद बर्दाश्त किया। उस बेजमीर सफाक के सीने से लगने के बजाय वो दहकता शोला सीने पर रखना ज्यादा पसंद करता, लेकिन मजबूरी यही थी कि अभी सही वक्त नहीं आया था अपने इंतकाम की आग में उन्हें जलाकर खाक करने के लिए। अनवर, बाहर सब कैसा है? चौधरी के सवाल पर अनवर ने सिर्फ सर हिलाया था, जब पिछली खिड़की पर उसे साया नजर आया। अलर्ट होते हुए भी उसने एक नजर चौधरी और शाका पर डालकर बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। शाका ने पीछे सोफे पर ढेर होते हुए अपनी जेब से लाल थैली निकालकर सेंटर टेबल पर उलट दी थी। आंखों को खैरा करते असली हीरे की चमक ने चौधरी की आंखें धुंधिया दी थीं। वो ललचाती नजरों से हीरो को देखकर सामने सोफे पर बैठने के चक्कर में गिरते गिरते बचा, जिस पर शाका ने गहरा कहका लगा के मजाक उड़ाया था। लेकिन उधर इज्जत बेइज्जती की परवाह किसे थी, नजर तो हीरो पर टिक गई थी। अब अगला सीन। चांदनी में नहाए लहराते सरसों के खेतों से गुजरते हुए आखिरकार वो दोनों अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच गए थे। गोडाउन के पिछले हिस्से में चौधरी का जश्न पूरे अरूज पर था और अगले हिस्से में हैरत अंगेज तौर पर कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं था। शायद इसलिए कि चौधरी नहीं चाहता था कि किसी को शक गुजरे कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। मामूल के मुताबिक गोडाउन के बड़े से फाटक नुमा दरवाजे के सामने पीली लाइट रोशन थी। गेट के दोनों जानिब दो मोटे मोटे सांड जैसे आदमी खड़े पहरा दे रहे थे। अरसलान और परवाज बड़ी आसानी से दोनों से बचते बचाते उस खिड़की तक पहुंचे थे। परवाज ने फौरन कैमरा ऑन करके खिड़की पर रखकर खुद को झुका गई थी। उसकी पछ पर खड़ा अरसलान हाथ में गन थामे बिल्कुल अलर्ट खड़ा था। अंदर कोई डीलिंग चल रही थी। दाएं जानिब सोफे पर टांग चढ़ाए बैठे मुकाबिल के तलवे चाटने को तैयार चौधरी का मरकू चेहरा तो वाजे था, लेकिन मुकाबिल बैठे लंबे चौड़े डेल डोल वाले शख्स का बस नहीं साइड फेस नजर आ रहा था। बस झुलसा हुआ गाल और कंधे तक आते बाल। चौधरी को इस तरह मुकाबिल बैठे हस्ती के वारी सदके जाता देख तजस्सुस के हाथों मजबूर कैमरे को घुमाकर उस सांड जैसे वजूद वाले बात मगरूर अंदाज में बेहंगम कहका लगाकर पीले दांतों वाले इंसान की शक्ल कैमरे की आंखों में कैद करने की गर्ज से परवाज ने जैसे ही कैमरा घुमाया था। कैमरा खिड़की से मिस होने की वजह से जरा सी आवाज पैदा हुई थी, जो चौधरी की तेज समाज से महरूम नहीं रह सकी थी। शिट! चौधरी की नजर उस तरफ पड़ती ही परवाज ने झुककर दीवार पर हाथ मारा और अंदर से भगदड़ की आवाज बुलंद हुई। कौन है वहां? अनवर, जमील, नासिर, सारे हरामखोर कहाँ मर गए हो? जाकर देखो उधर कौन है। चौधरी की दहाड़ पर सारे भूखे कुत्तों की तरह बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़े थे। परवाज, चले यहाँ से, वो लोग इधर ही आ रहे हैं। अरसलान गन पीछे पैंट में अड़सता उजलत में बोला, क्योंकि कदमों की चाप नजदीक से नजदीक तर होती जा रही थी और परवाज की खिड़की से अपना कैमरा निकालने में मगन थी, जो जल्दी जल्दी करने की वजह से अटक गया था। आप चले जाएं, मैं ये लिए बगैर नहीं जा सकती। परवाज ने नीचे करके कैमरा निकालने की कोशिश करते हुए अरसलान को हिदायत दी थी। दिमाग खराब हो गया है आपका? मैं आपको छोड़कर एक कदम नहीं उठाऊंगा यहाँ से।
अरसलान को उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। दिमाग दुरुस्त है तभी कह रही हूँ, मेरी जान गई तो जाने दें, लेकिन बिना सबूत नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। परवाज का अजली जुनून ऊद आया था। आज कैमरे की आंख में चौधरी का घनौना चेहरा आंखों को खैर करते हीरों के साथ वाज़ेह तौर पर कैद हुआ था। फिर जान के डर से वो अपना चौधरी को बर्बाद करने के जुनून को कैसे पसे पच डाल सकती थी। परवाज, पागल नहीं बने, आपकी जान से अहम कुछ नहीं मेरे लिए। आपकी हिफाजत से हम कोई अहम सबूत अ, आपकी हिफाजत से अहम कोई सबूत नहीं, चले यहाँ से। अरसलान पीली रोशनी में नजर आ रहे बहुत सी हीरों को देखकर सरपरी किसी कदर जनूनी लड़की को बाजू से खींच अपनी जान से ज्यादा कैमरे में कैद सबूत प्यारा था। मैं अब भी कह रही हूँ, आप मेरी वजह से अपनी जान मुसीबत में नहीं डालें, भाग जाएं। परवाज दबी दबी आवाज में चिल्लाने के साथ दूसरे हाथ से कैमरा भी निकालने की पूरी कोशिश कर रही थी। आपका दिमाग खराब हो गया और कुछ नहीं, आपको सबूत ही चाहिए ना तो नीचे से चिप निकाल लें और चलें। अरसलान के दिमाग में चिप का ख्याल आते ही उसने घुराते हुए मशवरा दिया, जिस पर परवाज की आंखों में चमक आई थी। वो कैमरे को छोड़कर चिप निकालने लगी थी। चिप निकालकर पॉकेट में महफूज करते ही अरसलान ने उसे बाजू से थामकर सरसों के खेत की जानिब दौड़ लगाई थी। अभी वो लोग खेत तक पहुंचे भी नहीं थे जब एक सरसराता आग का गोला परवाज के नाजुक कंधे में पेवस्त हुआ था। वो खामोश फिजा में ताश पैदा करती बुलंद चीख मारकर आग से झुलस रहे कंधे की जलन बर्दाश्त न करते हुए जमीन पर लहरा के गिरी थी। इसके इस तरह बेजान होकर गिरने से हवास बख्तर अरसलान ने जब इसके कंधे पर हाथ रखा तो उसके हवास जवाब दे गए। कंधे से खून पानी की तरह बह रहा था और वो मुंह पर दोनों हाथ जमाए अपनी चीखों का गला घोट रही थी। सबसे चेहरा लहू झलकाने लगा था, आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे। बहुत दिन हो गए थे हिरन का शिकार किए हुए। आज जब हिरन दौड़ कर आई तो खुद को रोक नहीं पाया। मालूम भी तो करना था मेरे घोड़ों में जंग तो नहीं लग गया। इसी खिड़की में खड़े होकर शाका ने निशाना लिया और परवाज के लहरा के ज़ेबाइन बोस होती तफाकुर से अपना सलाइंसर लगे पिस्टल को देखा। वहां है दोनों, पकड़ो उन्हें, जिंदा चाहिए दोनों मुझे। चौधरी की चिंगारती आवाज पर अरसलान नींद से जागा था। परवाज उठे ही मत करें प्लीज। चौधरी के आदमियों को भूखे कुत्तों की तरह अपने मालिक का हुक्म बजा लाते देख अरसलान ने बामुश्किल अल्फाज बरामद किए थे। मुझसे नहीं होगा, आप चिप लेकर भाग जाएं। परवाज ने दर्द से दोबर होते हुए जेब में हाथ डालना चाहा जब अरसलान ने जबड़े भींचते हुए झुककर उसे बाहों में भरा था। बंदूक और लाठी उठाए चौधरी के लोग उसके पीछे थे और वो अंधाधुंध नाक की सीध में भागे जा रहा था। दर्द से सफेद पट्टी मुंतहा का चेहरा उसके हवास तलब होने लगे थे। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि चौधरी के सांड जैसे वजूद वाले पालतू कुत्ते बहुत पीछे छूट गए थे। वो इसी तरह एक ही सिमत में भागता हुआ कच्ची सड़क पर खड़ी अपनी जीप के करीब चला आया था। चौधरी के आदमी उससे काफी दूर थे। परवाज को अगली सीट पर डालते हुए भी अरसलान कपकपाते हाथों से उसका बेल्ट बांध रहा था जब किसी ने कंधे पर भारी हाथ रखा। अरसलान की सांस अलग में अटकी थी। उसने खौफ से आंखें भींची। 1.5 साल के सिविल करियर में उसने ऐसी सिचुएशन का सामना कभी नहीं किया था। कमिश्नर अकबर या आहान दोनों में से कोई उसे कभी किसी भी खतरनाक केस में मुलविस होने ही नहीं देते थे। तो अचानक बनी सूरत हाल पर उसके हवास का जवाब देना मुतवक्के था। अभी भी इसे अपना नहीं बस दर्द से लब भींच कर करा रही लड़की की फिक्र थी। इसे लेकर पिछली सीट पर बैठो। पक्की सड़क से जाओगे तो ता क़यामत तुम्हारी लाश तक शहर नहीं पहुंच पाएगी। भारी मर्दाना आवाज में मिले हुक्म पर अरसलान ने बिना चूं-चराया किए परवाज को भावों में भरते हुए पिछली सीट संभाल ली थी। वो सरतापा ब्लैक चादर में ढका इंसान ड्राइविंग सीट संभाल गया था। फिर से मीरपुर से शहर तक के 1.5 घंटे के रास्ते को आधे घंटे में न जाने जंगल के किन कच्ची पक्की सड़कों से होते हुए पहुंचाया था। मेन रोड पर जीप रोककर वो चादर में चेहरा छुपाए पूरी 60 आदमी गाड़ी से उतर गया था। अरसलान पूरा रास्ता परवाज का चेहरा थपथपाते हुए आया था। अभी भी जीप रुकने का नोटिस लिए बगैर वो परवाज को जगाए रखने की कोशिश कर रहा था। इसे जल्द जल्द अस्पताल लेकर पहुंचो। गोली का जहर फैलेगा तो जान से जाएगी ये, फिर हाथ मलते रह जाओगे। उसी भारी आवाज पर अरसलान ने सर उठाया था, लेकिन वो अनजान मसीहा अपनी कहकर सुनसान सड़क के एक जानिब निकल गया था। अरसलान ने फौरन ड्राइविंग सीट संभाल ली थी और हवाओं से बातें करता हयात अस्पताल पहुंचा था।